मेरा नाम रानी है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से हमारे पड़ोस में एक मनोज साहब रहते थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो उनका हर काम में करने लगी। उनका बहुत बड़ा और खूबसूरत का घर था, लेकिन उस घर में सिर्फ वह अकेले ही रहते थे। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, और वह तो बहुत अच्छी और हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। वह मुझे कपड़े पैसे हर तरीके से मेरी मदद करते थे। मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं की। इस घर में मेरे अलावा 2 नौकर और थे। मुझे ये किसी चीज कोई कमी नहीं थी। यहाँ इतने बड़े घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मनोज साहब ने मुझे खास तौर पर कह रखा कि मैं उस कमरे की तरफ नहीं जाऊंगा, और वह शोरूम ऊपर वाली मंदिर पर था। मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि पता नहीं इस कमरे में क्या है। यह मनोज साहब ने मुझे इस कमरे में जाने से मना कर रखा है, बल्कि उन्होंने तो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से ही मना कर रखा था। एक बार मैंने उनसे ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप मुझे उस कमरे की तरफ जाने से मना कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए मेरी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। और मुझे ये भी पता था कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से खाते पीते और हर काम करती थी। मैंने मनोज साहब को ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था। शायद वह से कमरे में जाते थे। उस दिन बाद मनोज साहब को शहर से बाहर कुछ काम के लिए जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है, और खासकर मुझसे कहा कि ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने के लिए मत जाना। मुझे बचपन से देखे थे, इसलिए मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। अब मैं घर में सिर्फ अकेली थी और मुझे हर बात की आज़ादी। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी। घर में जहां चाहे जिस कमरे में चाहे जा सकती थी। साथ ही जाने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर ऊपर स्टोरों में ऐसा क्या है जो खास करके मुझे वहां जाने से मना करके गए हैं। अब तो मेरे पास पूरे घर की चाबियां थी, और उन चाबियां में ऊपर की स्टोर की चाबी भी थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ऊपर जाकर देखो कमरे में आखिर क्या है। लेकिन मैं ये सोचकर घबरा गई कि अगर मनोज साहब का पता चल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी तो मुझे घर से निकाल देंगे, और घर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है, और तो मनोज साहब के साथ चला गया, और वह मंदिर घर के अंदर नहीं आता। मैं ऊपर जाने लगी। सोच रही थी कि हो सकता है कुछ बचपन की याद है और वह किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, या फिर उनका कोई कीमती सामान हो, इसलिए उन्होंने कमरे में जाने से मना कर रखा है। यही सोचते सोचते मैं इस दरवाजे के सामने पहुंच गई, और मैं 2 मिनट वहां खड़े होकर सोचती रही। लेकिन स्टोर का दरवाजा खोलते हुए मुझे डर लग रहा था। मुझे डर की वजह से बहुत पसीना आ रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मनोज साहब मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसी भरोसे के साथ वह सारे घर की चाबी मुझे दी कर गए हैं। उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? अगर उन्हें मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें कितना अफसोस होगा। वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। इस घर के अलावा मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं सोचकर मैं नीचे उतर आई। साहब को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। साहब के आने में अभी कुछ दिन बाकी थी। मैंने सोचा कि क्यों न ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जो वापस आते तब तो बहुत धूल जम जाती और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। साहब होते थे तो वह सारा दिन मुझसे कुछ न कुछ हल्का फुल्का काम करवाते रहते थे। मैंने सोचा कि वह अपनी फ्लोर की सफाई ही कर लेती हूँ। मेरा समय भी गुजर जाएगा और साथ में सफाई भी हो जाएगी। जब मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई तो फिर से मेरे दिल में आया कि मैं स्टोर खोल कर देखती हूँ। इस बार मैंने बिना देर किए एक चाबी स्टोरी, उससे स्टोर का ताला खुल गया। मैं डरते डरते स्टोर के अंदर 2-3 कदम बढ़ाए। उसके बाद जो मैंने स्टोर में देखा और देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सोच भी नहीं सकती थी कि स्टोर में ऐसा भी कुछ होगा। मैं स्टोर का दरवाजा बंद किया और मैं भागकर नीचे आ गई। मैं अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तो के अंदर जाते ही जो मंजर मैंने देखा उसे मेरी रूह कांप गई थी।
मैं अभी तक डरी हुई थी और कांप रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक कमरे में कुछ हो सकता है। मैं तो सोचती थी कि इस दौर में साहब की कुछ यादें होंगी या उनका कोई बहुत कीमती सामान होगा जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो कमरे में देखा है तो कभी भी सपने में भी नहीं सोचा सकती। सब कुछ देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कुछ देर तक सोफे पर बैठकर ही सोचती रही। कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हो गई तो मैंने पानी पिया। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया तो मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा था मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों था। मनोज साहब का घर बहुत बड़ा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं साहब के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। यह मुझे कुछ काम होता है तभी उनके कमरे में जाती या जब वह मुझे किसी काम से अपने पास बुलाते मैं उनके कमरे में जाती थी। मैंने उनके कमरे को ठीक से देखा भी नहीं था। लेकिन मैंने इस दौर में जो कुछ देखा था अब मैं जानना चाहते थे कि मनोज साहब आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड। मैंने सोचा था साहब के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वहां मुझे कुछ मिल जाए जिससे मुझे सच्चाई का पता चल जाए। मैं साहब के कमरे में गई और मैंने उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनके कमरे की किसी भी तरह हमें रोक नहीं था। इस वजह से मुझे तलाशी लेने में बहुत आसानी हुई। मनोज साहब शायद इस वजह से कहीं लॉक लगाकर नहीं गए थे क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उनका सिर्फ कमरे का दरवाजा लॉक था। आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती थी कि ऊपर कमरे में मैंने तो देखा उसका क्या मतलब है। मैं आज नहीं सोचते थे अकेले रहते हैं, उनका बाकी का परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आपके कमरे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन उनकी अलमारी में कुछ फोटो और एक डायरी मिली। मैंने भी डायरी को खोलकर देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने डायरी खोली तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो मनोज साहब को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन असल में वह तो कुछ और ही थे। डायरी पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि डायरी में कुछ बातें ही लिखी हुई थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई थी। अभी मैं मनोज साहब का पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैं यही सोच इसी तरीके से मुझे पूरा सच पता चल जाए। वहाँ कुछ फोटो भी थे जो शायद मनोज साहब के माता पिता के थे। मैंने उनके माता पिता की फोटो पहली बार देखी थी। उनकी गोद में बच्चा था, साहब थी। मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं अभी पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैंने मनोज साहब का कमरा पहले की तरह कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने स्टोव भी ऐसे ही लॉक कर दिया था जैसे कि पहले था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मनोज साहब को पता चले कि मैं उनके कमरे में गई हूँ और मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है, या उन्हें इस बात का पता चले कि मैंने स्टोव खोलकर देखा है। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं बचपन से ही इस घर में अकेले ही रही थी, लेकिन कभी मुझे उनसे डर नहीं लगा। मगर आज जो कुछ मैंने स्टोव में देखा वह देखकर मुझे मनोज साहब से डर लग रहा था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वह मेरे साथ पता नहीं क्या करते। वह मुझे घर से निकाल देते या फिर वही करते जो मैंने इस दौर में देखा था। साहब के वापस आने का समय हो रहा था और मेरे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका सामना करना पड़ा। मैंने जल्दी से उनको खाना दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं यही सोच रही थी कि साहब को पता चल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, कहीं वह मेरी जान ही ना ले। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरी फोन की घंटी बजी। जब मैंने फोन उठाया तो साहब बोल रहे थे और साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने सोचा साहब को सारस पता चल गया है। बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। ये सोचकर मुझे साहब से बहुत डर लग रहा था। मनोज साहब ने मुझसे कहा कि सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने कॉफी बनाकर मनोज साहब कमरे में दे दिया। साहब ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुला लिया और अपने पास बिठाया और पूछने लगे कि क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी। उनकी बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगी कि उन्हें पता चल गया, लेकिन मैं उनके सामने खामोश झुका कर बैठी रही और कहने लगी कि ऐसा क्या चाहिए था मेरे कमरे से जो तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी कमरे की तलाशी लेने पर किस चीज की जरूरत पड़ गई थी? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ दी थी? मनोज साहब बहुत ही आराम से मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं अपने कमरे में घुसते ही समझ गया था कि किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है।
बोलो आखिर तुम्हें क्या चाहिए था? मेरे कमरे से मेरा सारा सामान उलट पुलट कर रख दिया है। मैंने सोचा, मैंने तो सारा सामान ठीक से रखा था, फिर आपको कैसे पता चला? तब फिर साहब ने मुझे बताया कि मैं अपना सारा सामान बहुत अच्छे से रखता हूँ। शायद तुम जल्दी में मेरा सामान ठीक से रखना भूल गई थी। साहब बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी मुझसे नरमी से बात कर रहे थे। वो मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उन्हें बता ही दिया। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने गई थी। मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी तो मैंने अपनी दूर करने के लिए स्टोर रूम को खोलकर देखा। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। इसी वजह से सजाने के लिए मैंने आपके कमरे की तलाशी ली। मुझे लगा हो सकता है आपके कमरे में मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाए जिससे मुझे पूरा सच पता चल जाए, लेकिन आपके कमरे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने ऊपर के बाद अगर मैं खामोश रहती तो मेरे लिए पाप होता। मुझे आपके कमरे में सिर्फ एक डायरी और कुछ फोटो मिले थे, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई आदमी किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? मैं तो आपको बहुत नेक बनाती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मैं कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती थी। मुझे मनोज साहब से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सब कुछ और मुझसे कहने लगे। जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सही और गलत का फर्क मालूम है। तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम्हें सच जाना था तो तुम मुझसे पूछे की तरह मेरे पीठ पीछे मेरी कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तूने सच ही तो जाना था ना, तो ठीक है, इतने सारे सच बताता हूँ और फिर तुम जान लोगे कि तुमने जो देखा वह सही था या फिर गलत। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पड़ोसी पिताजी के देहांत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मेरी माँ से शादी करने के लिए कहा। मेरी माँ ने उनसे शादी के लिए ये सोचकर हाँ कर दी कि वह मेरा बहुत ज्यादा पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और मेरे पिता का कारोबार भी बहुत बड़ा था, वह उसे भी संभाल लेंगे, क्योंकि अकेली माँ से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाला जा। मैं बहुत छोटा था। शादी के बाद भी मेरे दूसरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मुझे स्कूल छोड़कर आते और स्कूल से वापस भी लेने जाते थे। मेरी हर चीज का और मेरे साथ खेलते थे। मैं भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। उन्होंने पिताजी का पूरा कारोबार संभाल लिया था। मेरी माँ बहन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी माँ का और उनका साथ कुछ ही दिनों का था। शादी के 1 साल बाद मेरी माँ को कैंसर हो गया और उनका देहांत। मेरे पिताजी ने अपनी मौत से पहले ही अपनी वसीयत बनानी थी, जिसके मुताबिक सब कुछ मेरे नाम पर था। जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं अपने पिता के वकील के पास चला गया। वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, इसलिए मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जिंदा कैसे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने जायदाद मुझे वापस कराने में मेरी मदद की। जब मेरी सौतेले पिता को पता चला तो उसने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने का ड्रामा किया। मैंने उसको सबके सामने माफ कर दिया और मैं उस आदमी के साथ अपने घर वापस आ गया। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत खत्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि उसे अपने किए की सजा मिली, लेकिन मेरे पास उसके पापों का कोई सबूत नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और मैंने अपना बचपन भी खो दिया था। इसी की वजह से मेरी माँ दुनिया से चली गई। मैं एक ऐसे आदमी को कैसे माफ कर सकते, जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, वह भी सिर्फ जायदाद की खातिर। मैं तो इतना प्यार करता था। अगर वह मुझसे प्यार से जायदाद मांगता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम कर दी, लेकिन मेरे और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने ऊपर स्टोरों में जिस आदमी को रस्सियों से बांधा हुआ देखा है, वो मेरा सौतेला पिता ही है। जो उसने मेरे साथ किया, उसके बाद से सजा मिली जरूरी थी, लेकिन उसकी तरह जाहिल नहीं हूँ। मैं उसे समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पिलाता हूँ और उस पर कोई दिन में भी नहीं कर। बस मैंने उसी रस्सी से बांधकर कमरे में बंद करके रखा। जब तक मेरी माँ जिंदगी उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि मैं जानता था कि वह कुछ दिनों बाद मेरी माँ को मार देगा और उसने ऐसा ही किया। वह तो मुझे भी रास्ते से हटा देता, नौकर मेरी मदद नहीं करता तो और मुझे अपने साथ नहीं रखता। अब जब तक जिंदा है मैं उसे ऐसे ही कैद में रखूंगा। मैं तो एक माँ बाप का बच्चा था। अगर वो मेरे साथ अच्छे से रहना मुझे अपनी औलाद समझकर रखता तो मैं उसके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देता। लेकिन सिर्फ जायदाद के लालच में आकर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। ये सच मिल रही है और जब तक जिंदा है मिलती रहेगी।